1910 में हॉली हार्वे क्रिपन का केस दुनिया के सबसे फेमस मर्डर केसेस में से एक माना जाता है। क्रिपन लंदन में एक डॉक्टर था। जब उसकी वाइफ कोरा क्रिपन अचानक गायब हो गई तो उसने लोगों को बताया कि वो अमेरिका चली गई है, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को उसकी बात पर शक होने लगा। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रिपन के घर की तलाशी ली तो उन्हें बेसमेंट में ह्यूमन रिमेन्स मिले। तब तक क्रिपन अपनी गर्लफ्रेंड एथल नेवे के साथ भाग चुका था। क्रिपन और उसकी गर्लफ्रेंड एथल कनाडा जाने के लिए एसएस मॉन्ट्रोज नाम के शिप पर चढ़ गए। एथल ने पहचान छुपाने के लिए लड़के का ड्रेस भी पहना हुआ था, लेकिन शिप के कैप्टन को उन पर शक हो गया। उस समय एक नई टेक्नोलॉजी वायरलेस रेडियो टेलीग्राफी पॉपुलर हो रही थी। कैप्टन ने शिप से ही अथॉरिटीज को वायरलेस मैसेज भेज दिया और बताया कि उनके शिप पर शायद वांटेड मर्डरर मौजूद है। ये दुनिया में पहली बार था जब एक क्रिमिनल को पकड़ने में वायरलेस कम्युनिकेशन ने इतनी इम्पोर्टेंट रोल निभाई थी। पुलिस इंस्पेक्टर वॉल्टर डेव तुरंत एक तेज शिप से कनाडा पहुंच गए और जैसे ही मॉन्ट्रोज कनाडा पहुंची, क्रिपन को अरेस्ट कर लिया गया। ये हिस्ट्री के उन फैसिनेटिंग मोमेंट्स में से एक है जहां एक नई टेक्नोलॉजी ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल दिया। इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे ही अजीब और अनोखी घटनाएं जानोगे जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 2, विक्टोरियन एरा यानी लगभग 1837 से 1901 के बीच यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत ही अजीब लेकिन पॉपुलर ट्रेंड था। आज ये सुनने में थोड़ा क्रिपी लग सकता है, लेकिन उस समय इसे प्यार और यादगार की निशानी माना जाता था। असल में अगर किसी के क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाती तो उसके बालों से मॉर्निंग ज्वेलरी बनाई जाती थी ताकि उसकी याद हमेशा साथ रहे। लोग अपने फैमिली मेंबर्स, लवर्स या फ्रेंड्स के बालों को संभाल कर रखते थे और उनसे ब्रेसलेट, नेकलेसेस और डेकोरेटिव आर्टवर्क्स बनवाते थे। क्योंकि बाल बहुत धीरे धीरे खराब होते हैं, इसीलिए लोगों को लगता था कि ये किसी की मेमोरी को प्रिजर्व करने का परफेक्ट तरीका है। बाद में जब फोटोग्राफी सस्ती और कॉमन हो गई तो धीरे धीरे ये ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन आज भी म्यूजियम्स में विक्टोरियन हेयर ज्वेलरी के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान की आर्मी ने चाइना के ऑक्युपाइड एरियाज में एक सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था जिसे यूनिट 731 के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट चाइना के हार्बिन के पास ऑपरेट की जाती थी। ऑफिशियली इसे डिजीज रिसर्च सेंटर बताया जाता था, लेकिन असल में यहाँ बायोलॉजिकल वेपन्स पर काम हो रहा था। यहाँ प्रिजनर्स और सिविलियंस पर लिविंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। कुछ लोगों को डिजीज से कांटेक्ट में लाया जाता था, कुछ पर एक्सट्रीम कोल्ड के इफेक्ट्स टेस्ट किए जाते थे और कई एक्सपेरिमेंट्स बिना एनेस्थीसिया के किए गए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। वॉर खत्म होने के बाद बहुत से लोगों को लगा कि यूनिट 731 के लीडर्स पर भी वैसे ही ट्रायल्स चलाए जाएंगे जैसे जर्मनी के नाजी डॉक्टर्स पर चलाए गए थे, लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर में अमेरिका को यूनिट 731 के रिसर्च डाटा में इंटरेस्ट था। कई हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार यूनिट 731 से जुड़े कुछ साइंटिस्ट को कोर्ट रूम से बचाया गया और बदले में उनका रिसर्च डाटा हासिल किया गया। सालों तक इसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता था, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट्स सामने आए तो लोग हैरान रह गए। नंबर 4, अमेरिका के 7th प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन की डेथ 1845 में हुई थी। उनका फ्यूनरल उनके घर द हर्मिटेज में रखा गया था, जहां बहुत से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। लेकिन फ्यूनरल के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो आज भी हिस्ट्री के सबसे अजीब फ्यूनरल स्टोरीज में गिनी जाती है। एंड्रू जैक्सन के पास एक पेट पैरट था जिसका नाम पॉल था। जैक्सन ने उसे सालों तक पाला था और पैरट ने उनसे कई शब्द सीख लिए थे। अजीब बात यह है कि फ्यूनरल के बीच अचानक पैरट जोर जोर से गालियां और अब्यूसिव वर्ड्स बोलने लगा। उस समय माहौल बहुत सीरियस था, लेकिन पैरट बार बार ऐसे शब्द बोल रहा था जिससे सेरेमनी डिस्टर्ब होने लगी। आखिरकार ऑर्गेनाइजर्स को उसे रूम से बाहर ले जाना पड़ा ताकि फ्यूनरल ठीक से चल सके। नंबर 5,
पुराने जापान में खासकर सेंगोकू पीरियड जो 1400 से 1600 के दौरान का माना जाता है, उस समय समुराई वॉरियर्स जंग के बाद अपने मरे हुए दुश्मनों के कटे हुए सिर कलेक्ट करते थे। इस प्रैक्टिस को कोबे चिकन या हेड इंस्पेक्शन से जोड़ा जाता है। जब बैटल खत्म होती तो समुराई दुश्मनों के सर को अपने कमांडर के पास ले जाते थे। वहाँ ऑफिसर्स इंस्पेक्ट करते थे कि मर गया व्यक्ति सच में कोई इम्पोर्टेंट वॉरियर था। अगर समुराई ने किसी फेमस या हाई रैंकिंग एनिमी को मारा हो तो उसे रिवॉर्ड, प्रमोशन या ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। आज ये बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, लेकिन उस समय जापान में ये मिलिट्री कल्चर का एक एक्सेप्टेड हिस्सा था। नंबर 6, 28 जुलाई 1945 को न्यूयॉर्क सिटी में मौसम बहुत खराब था और घना फॉग छाया हुआ था। इसी दौरान एक B-25 मिचेल मिलिट्री बॉम्बर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 79th फ्लोर के आसपास टकरा गया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि बिल्डिंग के अंदर आग लग गई और कई फ्लोर्स डैमेज हो गए। इसी बीच एक शॉकिंग इंसिडेंट भी हुआ। एक एलिवेटर ऑपरेटर बेटी लू ओलिवर एलिवेटर में थी, तभी क्रैश में केबल टूट गई। एलिवेटर डजन्स फ्लोर नीचे गिरा, लेकिन बेटी जिंदा बच गई। आज भी इसे हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल एलिवेटर सर्वाइवल इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। उस समय एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक थी। लोगों को लगा कि शायद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा गिर जाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग खड़ी रही। इसका स्टील फ्रेमवर्क इतना मजबूत था कि भारी डैमेज के बावजूद पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ। क्रैश में कुल 14 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, लेकिन बिल्डिंग को जल्दी रिपेयर कर दिया गया और कुछ ही दिनों में ऑफिसर्स ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। नंबर 7, एंशिएंट रोम में पर्पल कलर पावर और स्टेटस का सिंबल माना जाता था। उस समय सबसे फेमस पर्पल शेड टायरियन पर्पल को कहा जाता था, जो बहुत ही महंगी होती थी। इसे मेडिटेरेनियन सी के कुछ छोटे सी स्नेल्स से बनाया जाता था। जब रोमन एम्पायर पावरफुल हुआ तो पर्पल कलर धीरे धीरे एम्परर से जुड़ गया। एम्परर्स और शाही फैमिली के मेंबर्स अक्सर पर्पल रोब्स पहनते थे ताकि उनकी अथॉरिटी दिख सके। हैरानी की बात यह है कि कुछ पीरियड्स में लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि आम लोगों के लिए पर्पल पहनना रिस्ट्रिक्टेड या इल्लीगल कर दिया गया। आइडिया ये था कि शाही कलर को एक्सक्लूसिव रखा जाए। नंबर 8, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद यूरोप के बैटल फील्ड पर हजारों सोल्जर्स मरे पड़े थे। उस समय डेंटिस्ट्री आज की तरह एडवांस नहीं थी और डेंचर्स यानी नकली दांत बनाने के लिए अच्छे क्वालिटी के ह्यूमन टीथ की बहुत डिमांड थी। इसीलिए कुछ टूथ कलेक्टर्स और ट्रेडर्स बैटल फील्ड पर पहुंच जाते और मरे हुए जवानों के दांत निकाल लेते थे। उस दौर में नकली दांत अक्सर ह्यूमन टीथ से बनाए जाते थे, क्योंकि आर्टिफिशियल मटेरियल्स उतने रियलिस्टिक या ड्यूरेबल नहीं थे। यंग सोल्जर्स के दांत जनरली हेल्थी होते थे, इसीलिए उनकी डिमांड और भी ज्यादा थी। वाटरलू के बाद इतने ज्यादा दांत कलेक्ट किए गए कि मार्केट में उन्हें वाटरलू टीथ के नाम से बेचा जाने लगा। लोग नकली दांत खरीदते वक्त कभी कभी प्राउडली बताते भी थे कि उनके दांत वाटरलू टीथ से बने हैं। नंबर 9, 1800s के शुरू में चिंग सिह नाम की एक औरत ने साउथ चाइना सी में ऐसा पायरेट एम्पायर खड़ा किया कि उसका नाम आज भी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल पायरेट्स में लिया जाता है। शुरुआत में चिंग सिह एक फ्लोटिंग ब्रॉथल यानी वेश्यालय में प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। 1801 के आसपास उसकी शादी पायरेट लीडर ज़ेंग ई से हुई, लेकिन कुछ साल बाद ज़ेंग ई की मौत हो गई। सबको लगा कि पायरेट एम्पायर टूट जाएगा, लेकिन चिंग सी ने पूरे नेटवर्क की कमांड अपने हाथ में ले ली। धीरे धीरे उसने पायरेट फ्लीट्स को ऑर्गेनाइज किया और एक स्ट्रिक्ट कोड बनाया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके कंट्रोल में लगभग 1800 शिप्स और 80,000 पायरेट्स थे। उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्सेस में से एक था। उसकी फ्लीट इतनी पावरफुल हो गई कि गवर्नमेंट को भी उसके सामने झुकना पड़ा। 1810 में उसने गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और पायरेसी को हमेशा के लिए क्विट कर दिया। नंबर 10,
मिडिवल पीरियड में लोग समय की एक अलग यूनिट का इस्तेमाल करते थे जिसे मूवमेंट कहा जाता था। उस समय एक मूवमेंट लगभग 90 सेकेंड्स के बराबर माना जाता था। उनके हिसाब से एक घंटे को 40 मूवमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता था। अगर 60 मिनट्स वाले एक घंटे को 40 पार्ट्स में बांट दिया जाए तो एक मूवमेंट लगभग 90 सेकेंड्स का बनता है। बाद में मॉडर्न क्लॉक्स और स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स आने लगे और मूवमेंट का ऑफिशियल यूज लगभग खत्म हो गया, लेकिन वर्ड बच गया जिसे आज भी हम रोज की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। नंबर 11, यूरोप के कुछ प्री हिस्टोरिक केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट को आइस एज के यानी लगभग 12,000 से 15,000 साल पुराने कुछ ह्यूमन स्कल्स मिले हैं जो नेचुरली टूटे हुए नहीं लगते। उन्हें बहुत केयरफुली कट और शेप किया गया था। स्कल के ऊपर के पार्ट को इस तरह ट्रिम किया गया था कि वो एक बॉल या कप जैसा लग रहा था। कट्स इतने प्रीसियस थे कि रिसर्चर्स को लगा ये काम जानबूझकर किया गया था, ना कि एक्सीडेंट से। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि स्कल को किसी स्पेशल कप की तरह यूज किया गया होगा। आज भी ये मॉडिफाइड ह्यूमन स्कल्स म्यूजियम्स और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस में मौजूद हैं। नंबर 12, 1903 में शिकागो में एक नया थिएटर ओपन हुआ जिसे इरोक्विस थिएटर कहा जाता है। उस समय एडवर्टाइजमेंट्स में इसे एब्सोल्युटली फायर प्रूफ यानी पूरी तरह आग से सुरक्षित थिएटर बताया जा रहा था। लोग बिना डर के वहां शो देखने जा रहे थे। 30 दिसंबर 1903 को थिएटर में एक पॉपुलर म्यूजिकल शो चल रहा था। हॉल में लगभग 2000 लोग मौजूद थे। तभी शो के दौरान स्टेज के ऊपर एक लाइट से कर्टन में आग लग गई। शुरू में लोगों को लगा कि स्टाफ आग को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जिस थिएटर को फायर प्रूफ कहा जा रहा था उसके कई सेफ्टी सिस्टम या तो काम नहीं कर रहे थे या प्रॉपर्ली इंस्टॉल ही नहीं हुए थे। कुछ ही मिनट्स में आग और धुआं पूरे थिएटर में फैल गया। जब लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो कई एग्जिट लॉक्ड हो गए। कुछ डोर्स अंदर की तरफ खुलते थे जिसकी वजह से भागते हुए लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। ये डिजास्टर इतनी तेजी से हुआ कि कई लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है। इस ट्रेजेडी में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट थिएटर फायर्स में से एक बन गई। नंबर 13, एंशिएंट इजिप्ट के फेरो पेपी द सेकंड को मक्खियों से बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए वो अपने कुछ सर्वेंट्स के शरीर पर शहद यानी हनी लगवाकर अपने आसपास छोड़ देते थे ताकि मक्खियां फेरो की जगह उन पर जाकर बैठें। उस समय इजिप्ट में मक्खियां एक कॉमन प्रॉब्लम थी, खासकर गर्म मौसम और नाइल के आसपास के इलाकों में। इसीलिए इसका एक सिंपल लेकिन बहुत स्ट्रेंज सॉल्यूशन निकाला गया। ये इंसिडेंट अक्सर हिस्ट्री के सबसे अजीब रॉयल हैबिट्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। नंबर 14, एंशिएंट रोम में ग्लैडिएटर फाइट्स बहुत पॉपुलर थी। जब दो ग्लैडिएटर्स एरिना में लड़ते थे तो हजारों लोग उन्हें देखने आते थे, लेकिन कुछ लोग रोमन ग्लैडिएटर्स के खून को मेडिसिन समझते थे। कई बार जब कोई ग्लैडिएटर फाइट में मर जाता या बुरी तरह घायल हो जाता तो कुछ लोग उसके ब्लड को कलेक्ट करते थे। उनका मानना था कि एक बहादुर और ताकतवर फाइटर की लाइफ फोर्स उसके खून में होती है। कुछ रोमन्स खासकर एपिलेप्सी के पेशेंट्स मानते थे कि ग्लैडिएटर्स का ताजा खून पीने से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी और कुछ लोगों को लगता था कि इससे स्ट्रेंथ और हेल्थ भी मिलती है। नंबर 15, 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत बेबीलोन में हुई थी। वो सिर्फ 32 साल का था और उसने एक विशाल एम्पायर खड़ा कर दिया था। उसकी मौत के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग बीमारी मानते हैं, कुछ पॉइजनिंग की पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, लेकिन एक और बहुत ही अजीब थ्योरी मशहूर है। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि शायद अलेक्जेंडर को एक्सीडेंटली जिंदा ही डेड समझ लिया गया था। एंशिएंट अकाउंट्स के मुताबिक अलेक्जेंडर की डेथ के बाद कई दिनों तक उसकी बॉडी डिकम्पोज्ड नहीं हो रही थी। उस समय लोगों ने इसे डिवाइन साइन माना था। 2018 में कुछ रिसर्चर्स ने थ्योरी दी कि अलेक्जेंडर को गिलेन बैरे सिंड्रोम जैसी कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती थी। इस कंडीशन में इंसान ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो सकता है और उसकी ब्रीथिंग भी बहुत स्लो हो सकती है। पुराने जमाने के डॉक्टर्स के लिए ऐसे पेशेंट्स को डेड समझना मुमकिन था।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।